तो चलिए फ्रेंड्स, let us begin with the today's topic. Let us begin with sandwich theorem. Sandwich theorem, शायद नाम से एक फील आ रही होगी. आई एम श्योर सैंडविच सबने खाया होगा, नहीं खाया होगा तो देखा जरूर होगा. जैसे सैंडविच के अंदर में दो ब्रेड के पीसेस के बीच में समथिंग इज देयर टू ईट इट, राइट? इन अ सिमिलर मैनर वही कॉन्सेप्ट यहां पर है. अगर कोई तीन फंक्शन हमने माने f, g and h such that वो इस रिलेशन को होल्ड ट्रू कर रहे हैं, इस इनइक्वालिटी को, यानी gx इज अ फंक्शन सैंडविच्ड बिटवीन fx एंड hx. ये बीच में है, fx नीचे की स्लाइस है, hx ऊपर की स्लाइस है. आप ये मान के चलिए फॉर ऑल x in some interval containing the point x equal to c. इस बात को आप अच्छे से समझ पाएंगे. Let us talk about this graph जो बनाया हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी. क्या एक्चुअली में सैंडविच थ्योरम कहाँ यूज होती है, आप ऐसे समझे. टेक्निकली मैं बोलूँ तो कि मान लो मुझे एक फंक्शन की, लेट अस से मुझे gx की लिमिट निकालनी है. लेट अस से आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द लिमिट x टेंडिंग टू c of g of x. ठीक? And I know that gx, fx and hx follows this relation in the interval, some interval containing x equal to c. मतलब x equal to c के नियरेस्ट नेबरहुड में, मतलब उसके लेफ्ट में, राइट में, वहां पर वो ये रिलेशन होल्ड ट्रू कर रहे हैं. और एग्जांपल के तौर पे हमने hx फंक्शन को मान लिया 1 + x²/2 और fx को मान लिया 1 - का x²/4. लेट अस से. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो c है उसको मैंने 0 मान लिया, यानी मैं x टेंडिंग टू c पर fx की लिमिट और x टेंडिंग टू c पर hx की लिमिट, मतलब जो फंक्शन उस gx से थोड़ा छोटा और gx से थोड़ा सा बड़ा, उन दोनों की लिमिट मैंने उस x टेंडिंग टू c पॉइंट पर, जिस पर मैं gx की लिमिट निकालना चाहता हूं, जहां पर वो नियरेस्ट नेबर है एक दूसरे के, जहां पर ये रिलेशन वो होल्ड ट्रू कर रहे हैं, वो लेटस से l आ गई. लेटस से क्या आ गई? वो l आ गई. तो इसका मतलब हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो gx की भी लिमिट है वो भी l होगी. यानी वाया दिस एग्जांपल, अगर मैं बात करूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर h of x की इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ f of x, ये दोनों 0 आ रही है, which implies that limit x tending to 0 of gx will also be 0 irrespective of the fact that I know the function gx or not. अगर gx मुझे नहीं भी पता, जैसा कि मुझे यहाँ नहीं पता था, लेकिन ऐसा कह दिया गया, क्वेश्चन के डायग्राम को देख करके समझ आ रहा है ये रिलेशन होल्ड ट्रू कर रहा है c के नियरेस्ट नेबरहुड में, तब मैं ऐसा बोल सकता हूँ दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द सैंडविच थ्योरम. राइट? गेटिंग माय पॉइंट? सो और जो c है वो क्वांटिटी फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता. लेट मी राइट इट डाउन हियर. c मे और मे नॉट बी फाइनाइट. ऐसा काम अगर इंफिनिटी पे भी हो रहा है तब भी ये बात होल्ड ट्रू करेगी. देयर आर नो हैसल्स टू दैट थिंग. राइट? मूविंग ऑन फर्दर टू discuss with you a few more examples related to the sandwich theorem so that you get a more clarity on the sandwich theorem. Here is the question number 1. fx एक फंक्शन है जो इस फंक्शन √5 - 2x² और √5 - x² के अंदर में के बीच में लाई कर रहा है. जब x -1 से 1 के बीच में है, we are interested in the limit x tending to 0 of fx. अब लेटस से ये मैंने gx मान लिया और ये मैंने hx मान लिया. लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ g of x, वो क्या आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ √5 - का 2x², तो ऑब्वियसली वैल्यू वो लिमिट उसकी 5 आ जाएगी. और इसी तरह लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ hx की बात करूंगा तो वो वैल्यू भी 5 ही आ जाएगी. ये दोनों जब वैल्यू बराबर हैं, it clearly implies that limit x tending to 0 of fx is equal to 5.
यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यही है सैंडविच थ्योरम, वाया दिस वी आर एबल टू फिगर इट आउट, राइट? So moving on further, here's the question number 2 for you, and a graph is there. So kindly try to understand this question. थोड़ा अच्छे से ध्यान देकर के समझेंगे हम। तो लिमिट निकालनी है हमने एक्स स्क्वायर साइन 1/x की, एक्स स्क्वायर साइन 1/x की, ठीक है? एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x, ठीक है? नो डाउट इस क्वेश्चन की लिमिट हम बिना सैंडविच थ्योरम इस्तेमाल किए भी निकाल सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई क्वेश्चन अगर सैंडविच थ्योरम से हो रहा है तो वो उसी से होगा और से नहीं हो सकता। तो मैं ऐसा बोलूं, ध्यान से देखें, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर एक्चुअली ये x का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x लिखा है। हम जानते हैं दिस क्वांटिटी इज टेंडिंग टू 0, this is tending to 0 into a finite number lying between -1 to 1, है ना? साइन 1/0 की बात करूंगा तो साइन इंफिनिटी पे पहुंच जाएगी बात। साइन के अंदर में जो भी वैल्यू जाए, इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, व्हाटएवर, हम इतना जानते हैं उसकी एक वैल्यू फाइनाइट ही आएगी जो कि -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, और ये टेंडिंग टू 0 है, तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी विल बी टेंडिंग टू 0। डायरेक्टली हम आंसर इसका कमेंट कर सकते हैं विदाउट मेकिंग द यूज ऑफ सैंडविच थ्योरम, ठीक? चलिए, लेकिन हम सैंडविच थ्योरम से अगर करना चाहें, हम जानते हैं साइन 1/x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x की जो मिनिमम वैल्यू है वो -x² और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो x² आ जाएगी, राइट? एंड वी आर इंटरेस्टेड इन द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x टेंड टू 0। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर अगर मैं x² की बात करूं या लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर -x² की बात करूं, दोनों ही वैल्यू 0 होंगी, तो इसका मतलब क्लियरली हम बोल सकते हैं इसकी भी जो वैल्यू है वो 0 ही आएगी, करेक्ट? ये बात समझ आ रही है? यहाँ पर क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो जाता है, लेकिन व्हाई दिस ग्राफ इज प्रेजेंट हियर? ध्यान से देखो एक बार, ग्राफ थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे अपन लोग। क्या? जस्ट अ मिनट। तो ग्राफ थोड़ा सा समझेंगे हम लोग, क्या लिखा ग्राफ के अंदर में, ध्यान से देखिए। हम जानते हैं ये डॉटेड ऊपर ग्राफ बना है y इक्वल टू x² है, ये y इक्वल टू -x² है। ये x² साइन 1/x का जो ग्राफ है वो सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है x² साइन 1/x का। तो इस ग्राफ को अभी के लिए आप ध्यान रख लें भले ही, लेकिन आगे चल के ये ग्राफ जैसे जैसे आप कैलकुलस के अंदर में ज्यादा आगे बढ़ते चलेंगे, you will be able to draw such types of the graphs on your own also, right? ये बढ़ता जा रहा है इस तरीके से ग्राफ, और ये बढ़ता चला जा रहा है। ध्यान से देखें, ये ग्राफ ऐसा कुछ ये बढ़ता चला जाएगा, करेक्ट? गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, चलिए मूविंग ऑन फर्दर। तो यहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ आपको चीज समझ में आ गई है, ठीक? -x² और x² के बीच में ही रहेगा, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मिनिमम वैल्यू -x², मैक्सिमम वैल्यू x², तो इन्हीं दो ग्राफ्स के बाउंड्रीज के बीच में ही x² साइन 1/x का ग्राफ प्लॉट करता रहेगा ऑसिलेटरी मोशन में। ऑसिलेटरी तो आएगा ही आएगा, साइन थीटा अवेलेबल है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, मूविंग ऑन फर्दर। सो इट इज x साइन 1/x। अब फिर दोबारा अगर मैं बोलना चाहूं तो दिस इज अ जीरो टेंडिंग वैल्यू इनटू अ फाइनाइट वैल्यू लाइंग बिटवीन -1 to 1। ये वैल्यू 0 को टेंड करेगी, तो लिमिट हम डायरेक्टली इसकी 0 बोल सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर हम इसको फिर दोबारा सैंडविच थ्योरम से करना चाहें, हम जानते हैं साइन 1/x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो x साइन 1/x की वैल्यू मिनिमम -x और मैक्सिमम x इन दोनों फंक्शंस के बीच में प्लॉट करेगी, और x टेंडिंग टू 0 पर ये भी वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0, तो इसका मतलब इसकी भी लिमिट 0 हो जाएगी वाया सैंडविच थ्योरम। और जैसा ग्राफ ऊपर बना था उसी तरीके का ग्राफ ये भी हमें देख करके समझ आ रही है बात क्लियरली। ये y इक्वल टू x का ग्राफ है ऊपर, ये y इक्वल टू -x का ग्राफ है, इन्हीं दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करता रहेगा, और ऑसिलेटरी मोशन के अंदर में x साइन 1/x इस तरीके से चलता रहेगा। आई एम श्योर
ये बात समझ में आ गई होगी। ऊपर और नीचे के ग्राफ दोनों में लगभग लगभग सेम थॉट्स आपने लगानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x एंड इट गोज ऑन अप टिल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx। ठीक है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर nx का डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ओके, अब इस सवाल को कैसे किया जाए, अब देखिए आराम से समझिएगा इस क्वेश्चन को। अब कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में ऐसा थॉट जरूर लेकर के आते हैं कि सर इस क्वेश्चन को ऐसा क्यों ना कर दे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन n स्क्वायर, यानी पार्शियली ब्रेक कर दे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x अपॉन n स्क्वायर एंड इट गोज ऑन अप टिल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। मेरी बात प्लीज बहुत अच्छे से समझिएगा, काम की बात बता रहा हूँ। ठीक, कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर हमने पार्शियली इन सबको चीजों को ब्रेक कर दिया। तो अब एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी होता है, यहाँ पर ऐसा बोला जा सकता है यार ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अब x के बारे में तो कुछ कमेंट नहीं किया गया, तो कंफर्म है वो फाइनाइट नंबर की बात हो रही होगी, n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो ये कोई भी फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, दिस इज गोइंग टू बी टेंडिंग टू 0, this is also going to tend to 0, every term present here will be tending to 0। तो क्या मैं आंसर 0 लिख दूं, क्या मैं इसका आंसर 0 लिख दूं? नो, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। व्हाट इज द मिस्टेक इन इट? ध्यान से देखिए दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, ये टेंडिंग टू 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 0 0 0 0 0 कितनी बार ऐड हो रहा है? अरे 1 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, अप टिल n इंटू एक्स। तो बेसिकली 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है, एग्जैक्ट 0 नहीं आ रहा। टेंडिंग टू 0 इंटू टेंडिंग टू इंफिनिटी यानी 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म, ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया। दिस इज अ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो ये गलती मत करिएगा 0 आंसर देने की डायरेक्टली। हो सकता है, अलग बात है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का सॉल्व करके क्या आंसर आ जाए, हो सकता है वो 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, उसके बारे में हम बिना सॉल्व किए कमेंट नहीं कर सकते। गेटिंग माय पॉइंट? सो एज अ रिजल्ट हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल में यही पहचान है अधिकतर सैंडविच थ्योरम के क्वेश्चन की, मेजरली वो क्वेश्चन जिनके अंदर में एक इनफाइनाइट सीरीज के बारे में बात की जा रही हो। तो ऐसे में आप जिस फंक्शन के बारे में जिक्र किया जा रहा है या जिसके बारे में पूछा जा रहा है, उससे बड़ा और उससे छोटा फंक्शन क्रिएट करने का प्रयास करें, और यानी वही सैंडविच वाली बात, fx लाइज बिटवीन gx एंड hx की कोशिश करें। तो सॉल्यूशन देखो, जैसा मैंने ऑलरेडी दे दिया, हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x is less than or equal to x but greater than x minus 1. I am repeating, greatest integer of x is less than or equal to x but greater than x minus 1. ये बात हम सारे जानते हैं, ये this is a property of the greatest integer function। ठीक है, अब हमने क्या किया, सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर x, सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर rx मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x plus greatest integer of 2x plus greatest integer of 3x and it goes on up till greatest integer of nx। इन सबको ऐड कर दिया, तो इस समेशन का मतलब वही है। और इधर की तरफ बात करता चाहूंगा, जैसे छोटा नंबर यहाँ पर इधर x माइनस 1 आएगा, इधर की बात करूंगा वो 2x माइनस 1 आएगा, इधर की बात करूंगा तो वो 3x माइनस 1 आएगा, और जो अपर की बात करूंगा अपर पोर्शन की, वो x आएगा, 2x आएगा, 3x आएगा, अप टिल nx आएगा। तो वही सीरीज, वही इनइक्वालिटी सारे x, 2x, 3x अप टिल nx को लिख करके ऐड कर दिया। इधर की साइड इधर वाले ऐड कर दीजिए चीजें सारी, और इधर की साइड सारी इधर वाली चीजें ऐड कर दीजिए। करेक्ट? तो ध्यान से देखिए उससे मिला क्या अपने को। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, सारे, जब ये वाला पोर्शन इधर की तरफ देखें, सारे x कॉमन ले लिए गए, x कॉमन लिए, अंदर में क्या बच जाएगा, 1 + 2 + 3 अप टिल n बच जाएगा, जो कि सम ऑफ दी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है, जिसकी वैल्यू n × n + 1/2 होती है, और 1 1 1 1 1 घट रहे हैं कितनी बार, n बार, तो एज अ रिजल्ट यहाँ -n आ गया।
और सेम काम लगभग इधर की तरफ यानी राइट हैंड साइड इनइक्वालिटी की तरफ आ जाएगा, वो x टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, बस माइनस n नाम की चीज नहीं होगी। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान से देखो, summation of greatest integer of rx where r varies from 1 to n divided by n square का जिक्र किया गया है। तो आपने क्या करा, n स्क्वायर से इनइक्वालिटी के डबल इनइक्वालिटी में जो ये क्रिएटेड है, इस डबल इनइक्वालिटी में n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया सबको। n स्क्वायर से डिवाइड किया, अब n स्क्वायर तो पॉजिटिव ही नंबर है, n इनफिनिटी को टेंड कर रहा है, इनफिनिटी का स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी के साइन में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। नहीं आएगा तो ध्यान से देखे दोस्तों, जैसे ही मैंने केवल इतने पोर्शन को देखो ध्यान से, इतने पोर्शन को, this let us talk about this portion only priorly, इसकी बात अलग करनी है और इसकी बात अलग करनी है, राइट? यहां तक ऐसे कुछ करनी है अपने को बात। चलिए, अब इस फंक्शन में अगर मैं n स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ध्यान से देखो दोस्तों क्या आ रहा है, x इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 माइनस का n अपॉन n स्क्वायर ये भी किया, अपॉन n स्क्वायर ये भी किया, तो एक n से n ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा, ध्यान से देखें, x बाई 2 एज इट इज रहेगा 1 प्लस वन अपॉन n माइनस का 1, ये आ जाएगा माइनस का 1 नहीं, यहाँ पर ऊपर n स्क्वायर न्यूमरेटर में नहीं है तो माइनस का 0, माइनस का या फिर मैं 1 अपॉन n बोल दूं, वो अलग बात है, n इनफिनिटी को टेंड कर रहा है तो वो 0 को टेंड कर जाएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यही पोर्शन लिखा गया है, ठीक, ये वाला पोर्शन, दिस वन वी आर कंप्लीट, वी आर टॉकिंग अबाउट x बाई 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1 बाय n माइनस का 1 बाय n आ गया। और इतने पोर्शन की मैं अलग से बात करूं तो इसमें भी यही चीज आ गई, यही तो पोर्शन है, बस माइनस का 1 बाय n फालतू आ रहा लेफ्ट हैंड साइड पर। अब n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो इस फंक्शन की लिमिट निकाल दें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, और इतने पोर्शन की भी लिमिट निकाल दें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, अलग अलग से दोनों निकाल दें। दोनों निकालेंगे तो ध्यान से देखो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 को टेंड कर जाएगा, यानी जो लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड साइड की, यानी fx अगर gx और hx के बीच में लाई कर रहा है तो एक तरफ से लिमिट x बाई 2 आ गई और दूसरी तरफ से भी लिमिट x बाई 2 आ गई, तो इसका मतलब आंसर भी x बाई 2 ही हो जाएगा। कुछ समझ आई मेरी बात? ये आई एम श्योर ये बात क्लियर हो गई होगी सभी को कि लेफ्ट हैंड पे भी हमने लिमिट निकाली टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, राइट हैंड पे भी निकाली, दोनों की वैल्यू x बाई 2 आ गई। तो मैं आपसे बस जो बताना चाह रहा हूँ उस बात को गांठ बांध ले कि वो सारे सवाल जिसके अंदर में एक सीरीज की बात की जा रही हो, जिसमें एक सीरीज की बात की जा रही हो, अधिकतर उन क्वेश्चंस के अंदर में जहां पर एक इनइक्वालिटी क्रिएट किया जा सके, उस फंक्शन से बड़ा और छोटा फंक्शन, तब पहचान है वो उन सारे सवाल की जिसके अंदर में सैंडविच थ्योरम लगाई जा सके। इसी तरीके का एक अगला और क्वेश्चन रिलेटेड टू अगेन सीरीज देखते ही फील आ रही है, ये सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन होगा। कैसे? ध्यान से देखो एक मिनट के लिए भैया, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर अगर मैं फिर दोबारा इस टर्म किया, ये n है, ये 1 है नीचे डिनोमिनेटर में, ये 2 है, ये 3 है, अप टिल n है। अगर मैं केवल इतने की लिमिट निकालू पार्शियली हर एक की, इसकी अलग, इसकी अलग, इतने की अलग, इतने की अलग, नो डाउट न्यूमरेटर में पावर 1 है, डिनोमिनेटर में पावर 2 है, तो डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है, यानी हर टर्म को अगर मैं हाईएस्ट पावर यानी n स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 1 अपॉन, तो क्या हो जाएगा, तो 0 0 0 को टेंड कर रही है सारी की सारी चीजें, क्योंकि फॉर एग्जांपल n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 की बात करूंगा तो 1 अपॉन n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये बन जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। लेकिन हर टर्म की वैल्यू टेंडिंग टू 0 जाएगी, तो 0 0 0 कितनी बार ऐड होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 आया या 2 आया, अप टिल n आया, तो इसका मतलब इनफाइनाइट टर्म्स ऐड होती है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन गया दोबारा, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बनी थी ये बात, करेक्ट। अब ध्यान से एक चीज देखने वाली है, अब ये तो आ गई बात कि ये एक सीरीज है, n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, जो कि पहली पहचान बताई मैंने सैंडविच थ्योरम करने की। लेकिन एक चीज देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन के अंदर में हर टर्म घटती चली जा रही है, ये टर्म पहली टर्म दूसरी टर्म से बड़ी है, क्योंकि डिनोमिनेटर
बढ़ता चला जा रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है और न्यूमरेटर कांस्टेंट है। आई एम रिपीटिंग, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो एज अ रिजल्ट जो फंक्शन है उसकी वैल्यू हर टर्म की घटती चली जा रही है।